हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सम्मिश्र संख्या। ठीक है, आपका क्लास 11th का हम मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, जिसमें आपका चैप्टर नंबर 3 चल रहा था, त्रिकोणमितीय फलन। ठीक है, वो अभी पूरा हुआ नहीं है। ठीक है, वो भी साथ साथ में चलेगा और ये भी चलेगा साथ साथ में। तो क्योंकि देखो चैप्टर नंबर जो 3 है वो काफ़ी लंबा चैप्टर है, तो अभी और भी उसमें दिन लगेंगे। लेकिन उससे पहले हम क्या कहते हैं, साथ साथ में ये भी पढ़ रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। ये भी हम आज स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और छोटा चैप्टर, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा कि क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, क्या नहीं होता है। ठीक है, तो देखो हमारे पास में कुछ मान लो बहुत सारे नंबर होते हैं हमारे पास में, रियल नंबर होते हैं वगैरह वगैरह। तो देखो थोड़ा सा बेसिक में बता देता हूँ कि कॉम्प्लेक्स नंबर की हमें क्यों ज़रूरत पड़ी है। ठीक है, रियल नंबर है, इतना बड़ा नंबर है, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर हम क्यों पढ़ना चाहते हैं। तो देखो जैसे उसका रीज़न ये है, जैसे आपके पास में कोई मान लो इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है हमारे पास में, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू ज़ीरो। मान लो ये हमारे पास में क्या है, कोई द्विघात समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसके हमें मान लो गुणनखंड करने हैं, तो गुणनखंड अगर इसके हमें करने तो आराम से निकाल सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 बराबर ज़ीरो। यानी x अगर इसमें से कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 3, और इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 3 बराबर ज़ीरो। तो क्या हो जाएगा, x प्लस 3 पूरे में से कॉमन आ जाएगा और x प्लस 2 बराबर जीरो। यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो x प्लस 3 बराबर जीरो होगा, यानी x बराबर माइनस का 3, और x प्लस 2 बराबर जीरो, यानी x बराबर माइनस का 2। समझ में आई बात? तो देखो जब हमें कोई द्विघात समीकरण है, अगर उसके गुणनखंड करना मतलब उसके गुणनखंड पता है तो हम आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्स के मान निकल आए, एक्स का मान एक आ गया -2, एक आ गया मतलब -2 और एक -3। तो ये तो रियल नंबर आ गए। अब कई द्विघात समीकरण ऐसी होती है जिसके गुणनखंड हम नहीं कर सकते, डायरेक्ट नहीं कर सकते उसको हमें। जैसे यहाँ पर देखो बात करें तो जैसे ये रियल नंबर है, तो -3 यहाँ पर होगा, -2 यहाँ पर होगा। ध्यान से समझिएगा इसको। x के मान -3 आया है और एक -2 आया है, तो यहाँ पर इसको हम नंबर लाइन पर दिखा सकते हैं कि ये हमारे रूट्स होंगे, यानी क्या कहते हैं इसके क्या कहते हैं, शून्यांक होंगे। ठीक है, हिंदी में से कहते हैं शून्यांक। अब मान लो तुम्हारे पास में ऐसी इक्वेशन आ जाए, जैसे कोई द्विघात समीकरण ऐसी है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर जीरो। अब कहा है कि इसके गुणनखंड बताओ और x का मान बताओ कि क्या होगा। ठीक है, ये तुमसे पूछ लिया जाए सिंपल कि इसके x के मान बताओ क्या होंगे। तो देखो रूट्स तुम्हारे पास में क्या होते हैं भाई, वो सारी वैल्यू जो उस समीकरण को सेटिस्फाई करें, यानी संतुष्ट करें। यहाँ पर x की वैल्यू -3 है और x की वैल्यू -2 है। अगर -3 और -2 इसमें रखोगे तो ये बराबर जीरो हो जाएगा, मतलब हल करके आप रखना, और इसमें क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा ये। तो ये इसको सेटिस्फाई करते हैं, संतुष्ट करते हैं। अब यहाँ पर वही चीज़ पूछिए कि ऐसा x कौन सा होगा जो इस समीकरण को सेटिस्फाई करेगा, मतलब ऐसा x कौन सा होगा जो यहाँ पर रख दें बराबर में जीरो आ जाए। तो इसको ध्यान से समझिएगा। ठीक है, जैसे ये हमारे पास में है तो इसके हमें डायरेक्ट गुणनखंड नहीं पता है, तो हम श्रीधराचार्य सूत्र लगा सकते हैं कि नहीं पढ़ा होगा श्रीधराचार्य सूत्र। श्रीधराचार्य सूत्र, श्रीधराचार्य सूत्र क्या होता है, ये होता है x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac/2a। ये धराचार्य सूत्र होता है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर a बराबर कितना है 1, और b बराबर कितना है 1, और c बराबर कितना है 1 इस समीकरण में। तो यहाँ पर अगर मैं मान रखूँ तो x बराबर क्या हो जाएगा, देखो x बराबर हो गया, ये नीचे हो गया, x बराबर -b, यानी -b का मान कितना है 1 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू 1, a का मान कितना है 1, ये 1 है। ठीक है, 1 इंटू 1 अपॉन में 2 इंटू 1। ठीक, समझ में आई बात? ठीक है, तो ये आ गया -1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 स्क्वायर, यानी 1 और 4। ठीक है, 4 एकम 4 2, तो
तो नीचे क्या आ गया देखो -1 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस का 3/2। तो x का मान ये आ गया है। ठीक है, अब इस वाली लाइन को आप कर लो अंडरलाइन और ध्यान से समझो जो मैं समझा रहा हूँ। यहाँ पर -3 है, अंडर रूट में -3, और ये गणित में सही नहीं होता कि अंडर रूट के अंदर माइनस आ जाना, इसको हमें हटाना है। तो देखो एक चीज़ आपने पढ़ी होगी, जैसे कोई भी दो नंबर हैं, देखो बेसिक बात है, जैसे भी कोई भी दो नंबर हैं और जैसे मान लो अंडर रूट में 15 लिखा हुआ है। ठीक है, तो अंडर रूट में अगर 15 लिखा हुआ है तो मैं इसे 3 × 5 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? भाई 3 × 5 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। और ये हमने पढ़ा है कि अगर ये चीज़ है जैसे 3 × 5 लिखा हुआ है तो मैं इसको √3 और गुणा √5 भी लिख सकता हूँ, अलग अलग भी कर सकता हूँ, कोई बात नहीं, आराम से कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपने पढ़ी ना कि √AB है तो इसको मैं √A × √B लिख सकता हूँ। ठीक है, ये रूल आपने पढ़ा होगा, ये नियम अलग अलग हम लिख सकते हैं। सेम देखो यहाँ पर कॉन्सेप्ट कर रहा हूँ, जैसे यहाँ पर √3 है तो अंडर रूट -3 है तो -3 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि इसको -1 × 3 लिख सकता हूँ कि नहीं? अगर मैं इस -1 को a मान लूँ और 3 को b मान लूँ तो क्या हो जाएगा? -1 और इंटू √3। ठीक है, समझ में आई बात? इसको -1 इंटू √-1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर x बराबर देखो मैं क्या लिख सकता हूँ, -1 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस का 1 और इंटू √3 बराबर बटे 2। ये चीज़ आ गई है। अब इसको देखो, अब ये -1 आ गया, √3 तो सही है, √3 तुम्हारा क्या आ गया, एक वास्तविक संख्या आ गई यानी रियल नंबर आ गया, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। √-1 हमने आज तक कभी पढ़ा नहीं है तो इसमें समस्या है। तो इसी समस्या को दूर करने के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या किया है कि -1 को हमने, अब इसको मतलब रियल नंबर पे प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं भाई, √-1 है, अंडर रूट देखो, अंडर रूट के अंदर कोई भी प्लस वैल्यू होती तो हम उसका क्या कहते हैं पॉइंट में या जैसे भी निकाल लेते मान, लेकिन -1 है तो इसका मान निकालना संभव नहीं है। इसीलिए इस समस्या को एक अक्षर से डिनोट कर दिया आई से। ठीक है, और इसे पढ़ते हैं आयोटा। क्या पढ़ते हैं? आयोटा, आयोटा। ठीक है, आयोटा। तो √-1 को आई दे दिया है कि भाई इसका मतलब कुछ हल तो निकाल नहीं सकते, इसीलिए इसको हमने एक मतलब ये ग्रीक लेटर है, इसको इससे प्रदर्शित कर दिया, इसका नाम होता है आयोटा। तो यहाँ पर x बराबर -1 प्लस माइनस आई और √3/2, आई मतलब आयोटा। तो x के रूट्स, x के मान ये आ गए हैं। ठीक है, तो अब जहाँ पर आई आ जाता है तो वो पूरा का पूरा नंबर कैसा बन जाता है तुम्हारा? कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, क्या बन जाता है तुम्हारा? कॉम्प्लेक्स नंबर। समझ में आई बात? ये क्या बन गया तुम्हारा? x का वैल्यू जो ये आया है ये तुम्हारा बन गया कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर क्यों बोल रहा हूँ उसको ध्यान से समझो। जैसे देखो x बराबर ये है, इसको अगर मैं सही से लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ -1/2 और प्लस माइनस आई √3/2। ठीक, या इसको अलग अलग लिख लो, x बराबर -1/2 प्लस, एक बार प्लस ले लो तो √3/2 कॉमा, एक बार माइनस ले लो तो x बराबर क्या हो जाएगा? -1/2 और माइनस का आई √3/2। ठीक है, तो ये x के मान आ गए, यानी ये x के रूट्स आ गए। अब देखो इन दोनों में आई है। ठीक है, ये जो तुम्हारा पहला है इसे हम बोलते हैं रियल पार्ट। क्या बोलते हैं? रियल पार्ट। और इसे हम बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। क्या बोलते हैं? इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, इस पूरे को क्या बोलते हैं हम? इमेजिनरी पार्ट। जहाँ पर आई आ जाता है, जहाँ पर आई आ जाता है वो तुम्हारा इमेजिनरी पार्ट होता है। ठीक है, तो ऐसा नंबर जो रियल और इमेजिनरी पार्ट से मिलकर बना होता है उसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। समझ में आई बात? क्लियर हुआ? तो ये तुम्हारा कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। अब देखो x बराबर ये आ गया। ठीक है, तो ये जो हमारे पास में समीकरण हमने ली थी x² + x + 1 बराबर 0, इसमें अगर x का मान ये रखोगे तो तुम्हारा 0 के बराबर में आ जाएगा। लेकिन ये नंबर तुम्हारे
ये जो नंबर है वो तुम्हारे कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब सॉरी रियल नंबर, मतलब इस एक्स को हम रियल नंबर पे प्रदर्शित नहीं कर सकते। तो इसको प्रदर्शित कैसे करते हैं, जैसे ऐसे करके देखो, ठीक है। ये तुम्हारा क्या होता है, अब एक्स एक्सिस और वाई अक्ष आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स अक्ष होता है, उसको हम रियल एक्सिस बोल देते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, रियल एक्सिस। और जो होता है वो ये वाई वाला क्या हो जाता है, इमेजिनरी एक्सिस। यानी इसकी सिर्फ और सिर्फ कल्पना कर सकते हैं, ये हमें दिखता नहीं है, ठीक है। इमेजिनरी एक्सिस, समझ में आई बात, ठीक है। तो इसको अगर हमें प्रदर्शित करना हो, इसको अगर हमें प्रदर्शित करना हो तो इस लाइन पे, इस नंबर पे प्रदर्शित करेंगे, ठीक है, समझ में आई। तो अब देखो ये एक्स का माना गया, ये तो आगे तुम्हारी कॉम्प्लेक्स नंबर ने कैसे जन्म लिया, कैसे करके कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। इसको देखो सिंपल रिप्रेजेंट, इसको प्रदर्शित करने का जो तरीका होता है वो ये होता है कि एक रियल नंबर होता है, मान लो ए है कोई, और आई के साथ में एक तुम्हारा इमेजरी नंबर होगा आई बी। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक जेड से, ठीक है। जेड क्या होता है तुम्हारे पास में, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ऐसा नंबर जो रियल और इमेजिनरी पार्ट से मिलकर बना हो उसे क्या कहते हैं हम, कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं, ठीक है। तो z बराबर a प्लस आई बी, ये इसका जनरल रूप होता है, मतलब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जनरल रूप होता है प्रदर्शित करने का। समझ में आया, ठीक है। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि क्या होता है क्या नहीं होता। तो देखो अगले वाले आने वाले लेक्चर में हम कॉम्प्लेक्स नंबर से संबंधित और भी अच्छी बातें पढ़ेंगे, बहुत ध्यान से पढ़ना, ठीक है। बहुत अच्छा चैप्टर है ये, और अगर ध्यान से समझेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, नहीं समझेंगे तो दिक्कत होगी। अभी हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर को, ये मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ एक हिंट दिया है, आइडिया दिया है। अभी इसको हम प्रदर्शित भी करेंगे कि इसको मतलब एक्सेस में कैसे करके रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे करके ये दिखता है, ठीक है, समझ में आई। चलो चलो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।